बिहार में 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। व्यापार के लिए दी गई अतिरिक्त छूट, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। डीएमसीएच में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत, एक 2.5 महीने का मासूम कोरोना का हुआ शिकार। कोरोना से मुक्त हो रहे झारखंड को मिलेगी लॉकडाउन से राहत, सीएम हेमंत सोरेन ने अनलॉक के लिए जनता से ट्विटर पर मांगा सुझाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। दरअसल बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से लॉकडाउन लगाया था, वहीं से अब 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन पार्ट 4 2 जून से लेकर 8 जून तक अब बिहार में लॉकडाउन पार्ट 4 चलेगा, यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट साझा करते हुए बिहार की जनता से यह जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि अब बिहार में लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बीच व्यापारियों के लिए राहत की खबर है कि उनको कई सुविधाओं में छूट मिलेगी। यह बात सामने निकल कर आ रही है। तो बिहार में जो आपदा प्रबंधन की बैठक हुई उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को 8 जून तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। और तस्वीरें देख सकते हैं, राजधानी पटना में इसकी बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार लॉकडाउन पार्ट 4 की शुरुआत अब बिहार में 8 जून तक जारी रहेगी। 2 जून से लेकर 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन 4 लगा रहेगा। आपको बता दें कि 1 जून को यानी कल लॉकडाउन पार्ट 3 खत्म हो रहा है। इसके बाद लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है, जो कि अब 8 जून तक के लिए बढ़ी रहेगी। लॉकडाउन पार्ट 4 में कई तरह की छूट भी है, व्यापारियों के लिए खासकर कई तरह की छूट है। लॉकडाउन 3 में भी कई तरह की छूट दी गई थी, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे कृषि संबंधित कोई कार्य हो, उनके लिए बहुत सारी राहत की खबर थी। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 4 में भी बहुत सारे सुझाव हैं, बहुत सारी ऐसी छूट है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा फैसला लिया है नीतीश सरकार ने, और बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और बिहार में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा जुड़ेंगे हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान के साथ। शर्मिला, बिहार में लॉकडाउन पार्ट 4 का आगाज होने वाला है। बिल्कुल, लॉकडाउन पार्ट 4 का आगाज होने वाला है ऋतिक, और ऐसे में नए नियम भी आ चुके हैं, जारी कर दिए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से। और ऐसे में जो संभावनाएं ये जताई जा रही थी कि छूट मिलने वाली है, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उन्हें राहत मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये जो संभावनाएं थी वो सही साबित हुई हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो नए नियम जारी किए गए हैं उसमें सभी दुकान और जो प्रतिष्ठान है वो एक दिन बीच कर, यानी ऑल्टरनेटिव डेज के हिसाब से उसको खोला जाएगा। और सभी जो दुकान और प्रतिष्ठान है वो प्रातः सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो सरकारी कार्यालय है उससे भी खोलने का आदेश दे दिया गया है। और जो 25% जितने भी कर्मी हैं वो जा सकते हैं, और 4 बजे तक जो कार्यालय है वो खुला रहेगा। तो कई कह सकते हैं कि नए फैसले लिए गए हैं, कई नए आदेश दिए गए हैं, जिसमें पहले कई आवश्यक ऐसी दुकानें थी जैसे बैंकिंग थी, एटीएम और संचालन संबंधित जो प्रतिष्ठान थे वो सब खुले थे। लेकिन अभी जितने भी प्रतिष्ठान हैं और जितने भी दुकानें हैं वो ऑल्टरनेटिव डेज के जरिए खुल सकते हैं। और कह सकते हैं कि बिहार में अनलॉक की बात सामने आई है, एक तरीके से अनलॉक ही हुआ ना। अगर आपको इतनी सारी सुविधाएं अगर दी गई है तो यानी कि अब धीरे धीरे बिहार में लॉकडाउन खुलने वाला है। लॉकडाउन पार्ट 4 में भी बहुत तरह की पाबंदियां है, लेकिन छूट तमाम 3 जो पार्ट हुए लॉकडाउन के उससे ज्यादा दी गई है। बिल्कुल, छूट इसलिए थोड़ी सी दी गई है, बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई है। और अभी भी नियमों का पालन करते हुए ही इन छूटों को भी रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण पे काबू धीरे धीरे ही सही लेकिन बिहार पा रहा है। और ऐसे में लॉकडाउन 4 में भी
कोई गलती सरकार नहीं करना चाहती है जिससे संक्रमण एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ले। तो ऐसे में कई ऐसे नियमों को भी लगाया गया है। अब भी जो आवश्यक वाहनों की आवाजाही है उसे ही जारी रखा गया है। जो आवश्यक वाहन है, जैसे किसी को बाहर जाना है और जैसे किसी को ट्रेन या फिर हवाई सफर करना हो, तो वो वैसे जो लोग हैं वो ई पास के जरिए सफर कर सकते हैं। और जितने भी मालवाहक वाहन है उनके जो आवाजाही है उन्हें भी अनुमति दी गई है। लेकिन बाकी जितने भी अनावश्यक चीजें हैं उसके लिए लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी भी कह सकते हैं कि गाड़ी में भी अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको 50% ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखना है। गाड़ी में भी नियमों का पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का भरपूर ख्याल रखना है। दुकानों में भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। मास्क पहनना है, जो भी ग्राहक जा रहे हैं वहां पे 2 गज की दूरी का भी पालन प्रशासन द्वारा भी करवाया जाएगा और दुकानदार द्वारा भी करवाया जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ आपको यह भी बता दें ऋतिक कि जितनी भी ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिष्ठान थे, मॉल थे, सिनेमा घर थे या फिर मंदिर थे, जितने भी धार्मिक स्थल थे वो अब भी बंद रहेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि संक्रमण की रफ्तार कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है और इसको लेकर अब भी जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो गंभीर है। तो ऐसे में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जितने भी कह सकते हैं सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और खेलकूद से एक सवाल शर्मिला, एक सवाल, बिल्कुल बिल्कुल तमाम जानकारी आप दे रही है, लेकिन एक सवाल आपको रोकना चाहेंगे। जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि अगर हम 3 लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन पार्ट 3 तक जिला प्रशासन ने जो काम किया है वो धरातल पर दिखा है। लॉकडाउन में अगर हम देखें तो कोरोना संक्रमण के दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है, लेकिन ये जो 8 जून तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है इसमें बहुत सारी छूट भी है। तो जिला प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है कि उन छूट पर लोगों का काम भी हो और उनसे कोरोना गाइडलाइन का वो पालन भी कराएं ताकि कोरोना संक्रमण ना बढ़े फिर से। बिल्कुल ऋतिक, प्रशासन के लिए हर लॉकडाउन, जितने भी चरण में लॉकडाउन हुआ, सभी चरणों में जो लॉकडाउन हुआ है वो प्रशासन के लिए तो चुनौती भरी थी ही। और ऐसे में कहीं कहीं तो प्रशासन सख्ती बरतती है, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखी जाती है। जैसे आपको बता दें कि शादी समारोह में अब भी 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। श्राद्ध कार्यक्रम में भी 20 लोग ही शामिल होंगे। और ऐसे में कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जब शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की जाती है, बाल बालाओं का डांस होता है, 20 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं समारोह में। तो ऐसे में कई ऐसे जिले भी हैं बिहार के जहां प्रशासन सख्ती नहीं बरत रही है और ऐसे में जरूरत है सख्ती बरतने की, क्योंकि यदि सख्ती नहीं बरती गई तो फिर संक्रमण की रफ्तार पर कोई भी काबू नहीं पा सकेगा। और ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन 4 प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि आपने सही कहा कि बहुत छूट दी गई है और ऐसी छूट का लोग फायदा ना उठाए, लोग लापरवाही ना करें। और ऐसे में प्रशासन की ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह से लोगों को, ग्राहकों से नियमों का बखूबी पालन करवाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपने ये तमाम जानकारी हमसे साझा की। तो बता दें कि बिहार में अब लॉकडाउन पार्ट 4 का आगाज हो चुका है। 8 जून तक के लिए बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। खुद सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करके बिहार की जनता को यह जानकारी दी है कि बिहार को अभी भी लॉक किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको छूट दी गई है, लेकिन ख्याल यह रखना है कि आपको इन तमाम सुविधाओं के बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा है कि इस बीच में भी आप मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग करें, क्योंकि हमने संक्रमण दर को घटाया है लेकिन इसको और कम करने की आवश्यकता है। इसीलिए लगातार वो जनता से भी, बिहार की जो जनता है उनसे भी लगातार सीएम नीतीश कुमार अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि को तो बढ़ाया गया है लेकिन इस बीच में आपको सतर्क रहना है। जिस तरीके से आपने पहले भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है वैसे आगे भी आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये बैठक हुई थी बिहार में, राजधानी पटना में यह बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की यह बैठक हुई और उसके बाद यह फैसला लिया गया। बैठक कल ही हुई लेकिन फैसला आज आया है और इस फैसले ने एक बार फिर बिहार को लॉक किया है, यानी कि बिहार में लॉकडाउन पार्ट 4 का आगाज 2 जून से लेकर 8 जून के बीच लगा रहेगा। यानी कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी छूट आपको दी गई है, लेकिन जो आवश्यक है, अनावश्यक अभी भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जैसा कि हमारी सहयोगी ने भी बताया कि ई पास अभी भी आपके लिए अवेलेबल है, आप ई पास के प्रयोग से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आवश्यक ही घर से बाहर निकलना है। अगर आप अनावश्यक बाहर निकलेंगे तो ये जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि वो आपसे किस तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन कराती है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 लॉकडाउन बिहार में लगे।
5 मई से लॉकडाउन का आगाज हुआ, 5 से 15, 15 से 25 और अब 25 के बाद 1 जून तक का लॉकडाउन, और अब इसकी अवधि लॉकडाउन पार्ट 4 में 8 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। लेकिन इस वाले लॉकडाउन में बहुत सारी छूटें हैं, बहुत सारी आपको रियायतें दी गई हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसका मिसयूज नहीं करना है, आपको सतर्क इसमें भी रहना है। यानी कि बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में अब 8 जून तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। और इस पर एक और अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, लॉकडाउन पार्ट 4 का आगाज बिहार में हो चुका है, सीएम ने यह फैसला भी सुना दिया है। राजधानी की सड़कों का क्या हाल है? जी हाँ ऋतिक, आज सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन पार्ट 4 की बात कह दी है। ये लॉकडाउन पार्ट 4 जो है वो करीब 7 तारीख तक रहेगा, जिसके बाद नए कुछ नियम लाए जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी सारी चीजों को सामने नहीं रखा है, लेकिन सड़कों की क्या स्थिति है वो हम आपको बता देते हैं कि अभी लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है, जिसकी अवधि 1 जून तक थी। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। बिल्कुल, कोरोना अब लगता है कि बिहार में खत्म और लोग बाहर निकल रहे हैं, जो है वो साफ तौर पर खत्म हो गया है। ऐसे में अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है और कुछ छूट दी जाती है तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो जरूर बढ़ने के अगर आज हम देखें तो आज 31 मई है और लॉकडाउन पार्ट 3 कल खत्म हो रहा था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। आज अगर सड़कों पर देखें तो सुबह से स्थिति कुछ अलग ही थी, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिला प्रशासन मौन है। ऐसे कार्रवाई होगी तो फिर संक्रमण दर कैसे घटेगा? और लॉकडाउन की अवधि अगर हम बढ़ाते रहते हैं और उस बीच में इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर लॉकडाउन बढ़ाने का क्या मतलब है? जी हाँ ऋतिक, एक तरफ तो सरकार लॉकडाउन की बात कर रही है, पर लग ये रहा है कि ये लॉकडाउन 4 नहीं अनलॉक 1 की स्थिति है, क्योंकि हर चीजों में रियायत दी जा रही है। चाहे वो दुकान खोलने की समय हो, अवधि हो, चाहे सरकारी दफ्तर खोलने की अवधि हो, 25% के हिसाब से अब लोग भी जा पाएंगे दफ्तर में, तो कहीं ना कहीं संक्रमण और फैलेगा। जो तीसरा स्ट्रेन है कोरोना का वो बच्चों पे काफी घातक है। इसको देखते हुए एम्स ने भी टीकाकरण पे ट्रायल किया था, लेकिन आज जो हमने तस्वीरें देखी हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, सजग नहीं है। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी जो आपने हमसे साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि बिहार में अब लॉकडाउन पार्ट 4 का आगाज होने वाला है। 2 जून से 8 जून तक के लिए बिहार में लॉकडाउन पार्ट 4 लगेगा। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्विटर अकाउंट से बिहार की जनता को यह जानकारी साझा की है। तो बढ़ते खबरों में आगे, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों की मौत हुई है। इसमें से एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया, जबकि 3 बच्चों में निमोनिया की शिकायत थी और वो कोविड पीड़ित नहीं थे। 4 बच्चों की मौत के बाद राज्य में हड़कंप मचा है और आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की जिस तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है, कहीं ये उसी से संबंधित तो नहीं। हालांकि ये एक कयास है। वहीं अस्पताल ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक 2.5 महीने के बच्चे की मौत कोरोना से हुई है। उस बच्चे का परिवार मधुबनी का रहने वाला है। तो ये तस्वीरें दरभंगा के डीएमसीएच की है, जहां पर कोरोना वायरस की चपेट में आने से 2.5 महीने की मासूम की जान चली गई है। और जिस बात का खौफ लगातार सरकार को भी है, जनता को भी है, उसका कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। बिहार में जिस तरीके से बोला जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ही घातक हो सकती है, इसका एक प्रमाण देखने को दरभंगा के डीएमसीएच में मिल गया है, जहां पर 2.5 महीने के मासूम की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। उस मासूम ने दम तोड़ दिया है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को भी उनके परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन सवाल ऐसे में यह उठता है कि तीसरी लहर जो लगातार कही जा रही है कि बच्चों के लिए घातक होने वाली है, उसके लिए सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था क्या कुछ की जाती है, कैसी मुकम्मल व्यवस्था होगी? क्योंकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में यह पहला मामला निकल कर आया है। 4 बच्चों की मौत ने पूरे राज्य में, पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है और कहा जा रहा है कि 3 बच्चे निमोनिया के शिकायत उनमें थी, उनकी भी मृत्यु हुई है। लेकिन जो एक बच्चा था, एक मासूम बच्चा, 2.5 महीने का बच्चा, हो जिसे कोरोना ने अपनी चपेट में लिया, अपनी जद में लिया, और उस बच्चे की, उस मासूम की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों को उस बच्चे के शव को सौंप दिया गया है। लेकिन यह सवाल फिर से एक बार स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खड़ा उठ रहा है।
कोरोना काल में जहां मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी है, तो वहीं मोकामा और घोसवरी में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। वहीं जलालपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है और ग्रामीणों ने बताया कि इस अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की तैनाती की गई है, लेकिन अस्पताल में हमेशा ताला बंद रहता है। वहीं लोगों का कहना है कि बीमार लोगों को इलाज के लिए दूर जगहों पर जाना पड़ता है। जो अस्पताल है ये तो माने डॉक्टर भी यहाँ हैं, नर्स भी हैं, लेकिन यहाँ कोई समय पर नहीं आते हैं और काम यहाँ नहीं, सब दिन बंदे रहता है। वो बबन जी इंदुपुर के हैं, वही बेचारे आते हैं और स्टाफ एको को यहाँ नहीं आता है। औरंगाबाद में सरकार के नियमों की खूब खिल्ली उड़ रही है। सरकार की मनाही के बावजूद भी हर्ष फायरिंग की जा रही है। नबीनगर के तिलक समारोह में एक युवक द्वारा हर्ष फायरिंग की गई, जिससे एक महिला को गोली लग गई और मौके पर ही महिला की मौत हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी युवक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत था। अब सवाल यह कि जब पुलिस को समारोह की सूचना थी तो वहां पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी। कि हमारी जो एक्सपायर हुई हमारी भाभी हैं, वो मेरे मामा के यहाँ गई थी शादी में। वहाँ शादी में जाने के बाद तिलक समारोह हो रहा था। तिलक समारोह में ये सब अपना ऊपर थे, इसी मामला में दौरान में फायरिंग हुआ। मेरे भाभी को सर में लगा। और अब बात कोरोना की करते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है। रविवार को 82,468 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 1,475 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमण दर और घटकर अब 1.80% रह गया है। 38 में से 26 जिलों में 50 से कम नए केस सामने आए हैं। वहीं सिर्फ पटना में 161 नए संक्रमित पाए गए। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,377 हो गई है। तो बिहार में लगातार संक्रमण के दर में कमी आ रही है, भारी गिरावट देखी जा रही है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो इसमें भी कमी आई है। लगातार 1400 नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। 1475 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि पिछले 24 घंटे में हुई है। राजधानी में पटना के जिले में 161 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास यात्रियों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो पर सवार 4 अन्य व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों का सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। से एक्सीडेंट हुआ, किसी काम से रामगढ़ चौक आ रहे थे तो टेम्पो जो है पलटी मार दी। आप लोग घायल हैं क्या? जी और 3-4 आदमी थे, हमारे ही गांव के थे वो। कहाँ है लोग? घर हुआ बेलदरिया और बेलदरिया। क्या नाम है उनका? पिताजी का नाम हुआ गंगा मंडल। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखीसराय से संवाददाता सरफराज जुड़े हैं। सरफराज, ऑटो अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आ रही है और मौके से चालक फरार बताया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ के एक ऑटो चालक बहुत तेज रफ्तार से अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे कि उसी वक्त ऑटो अनियंत्रित हो गया और पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि एक की तो मौत हो चुकी है, घायलों की क्या स्थिति है? जी, सदर अस्पताल के चिकित्सक के मुताबिक घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज। तो 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। अनियंत्रित ऑटो के पलटने से एक की मौत भी हो गई है। नालंदा जिले के वेना थाना इलाके के गिरधरचक गांव में मछली मारने के विवाद को लेकर खुलेआम मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के 3 दबंगों को 2 बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि खुलेआम मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ लोग हथियार का प्रदर्शन करते हुए
फायरिंग इत्यादि कर रहे थे। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर संज्ञान लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने एक टीम बनाया तत्काल, जिसमें सीआई बिहार, एसएचओ बिहार, सीआई गिरियक, एसएचओ हरनौत और ओपी अध्यक्ष वेना, अन्य पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी इत्यादि इसमें शामिल थे। इस वीडियो पे पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। जहानाबाद में ज्वेलरी दुकान के संचालक के घर हुई लूट की वारदात के बाद घटना की जांच करने एसडीपीओ पहुंचे। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र जिला पुस्तकालय के पास आभूषण दुकान के संचालक के घर से करीब 6 लाख की संपत्ति की लूट हुई, जिसको लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे खुद मामले की छानबीन में जुटे। एसडीपीओ ने बताया कि अपराधियों द्वारा बहुत ही शातिर अंदाज में ग्राहक बनकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर हर बिंदुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। लॉकडाउन में इनके घर के पास ही इनकी कोई दुकान नहीं थी, बैठका था। उस बैठके में किसी को बुला करके कुछ अपना ये पूर्व का कोई डील वगैरह कर रहे थे। तो इनका कहना है कि जो सोने का गहना कस्टमर को देने वाले थे वो 2 चोर आकर के ले गए। लॉकडाउन में तो जहानाबाद की ये पूरी घटना है, जहां पर एक ज्वेलरी दुकान के संचालक के घर 6 लाख की संपत्ति की लूट की बात सामने आ रही है। एसडीपीओ के मुताबिक जो अपराधी हैं वो ग्राहक बनकर उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और करीब 6 लाख के सामान लूटकर मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे बिंदुओं पर जांच की जा रही है और उनकी तलाश की जा रही है। बक्सर पुलिस ने मुरार हत्याकांड का खुलासा किया है। इस दौरान डुमरांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सिंह ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग था और संपत्ति का विवाद भी था। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सिंह ने बताया कि बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उस टाइम फिर प्राथमिकी दर्ज की गई उनके परिजनों के बयान पे, तो 2 लोगों के नाम FIR किया गया था। उसमें से एक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, लेकिन फर्दर अनुसंधान में सूचना के आधार पर गिरफ्तारी हुई है बल्चा गांव के मुन्ना सिंह, जितेंद्र सिंह और मुन्ना सिंह नाम उनका। उनसे पूछताछ क्रम उन्होंने बताया कि हत्याकांड वो सम्मिलित थे और इस हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड मृतक जो रविकांत उनके छोटे भाई छोटू सिंह थे। कारण ये था कि वो किसी लड़की के साथ फरार होकर शादी करके कहीं बाहर रह रहे हैं पटना साइड में, और वो अपना हिस्सा गांव वाली प्रॉपर्टी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के विकास खंड शाहगढ़ के परभनपुर में बनी इंटरलॉकिंग सड़क जो पंचायत चुनाव के कुछ महीने पहले बनी थी, कुछ महीने पहले बनी इस सड़क की तस्वीर देखिए, जिसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सरकारी रुपयों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चंद रुपयों के लिए अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति भी दगाबाजी करने से बाज नहीं आते हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं इलेक्शन के जो है वोट के 2-4 महीना पहले, कुछ पहले और बनी थी। अभी देखो ना इलेक्शन नहीं हुआ तभी टूट गई थी, और अभी देखा उसका क्या हाल है, अभी क्या होगा कैसे नहीं मालूम, नहीं कैसे बनाए क्या बनाए हैं। और ये बड़ी दिक्कत है, जहाँ जहाँ भी हमारे गांव में बनी है सब ऐसे रोड हैं, सारे उखड़ गए हैं। प्रधान से नहीं कहा गया इसके विषय में? प्रधान से कहते हैं तो बोलता है कि जो ना है तो ठेकेदारी से बनी। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षा सप्ताह के रूप में जारी लॉकडाउन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से लॉकडाउन को लेकर छूट देने के लिए सुझाव मांगा है, जिसके लिए सीएम सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि साथियों कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरे लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसा होना चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया।
और झारखंड में जहां कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है, तो वहीं 19 दिनों से लगातार नए संक्रमित से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इस राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर 10,000 से भी कम है। राज्य में 52 दिनों बाद रविवार को एक्टिव केस की संख्या घटकर 10,000 से कम हुई। सूबे में पिछले 24 घंटे में कुल 44,553 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 703 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सबसे अधिक 105 मरीज हजारीबाग में मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 96, रांची में 72 और रामगढ़ में 50 नए संक्रमित पाए गए। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के चुन्नीडीह गांव में एक निर्माणाधीन कूप का चाल धंसने से एक 32 वर्षीय मजदूर जमींदोज हो गया। मजदूर चुन्नीडीह गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मजदूर को चाल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। गौरतलब है कि चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 मई से जिले भर में मनरेगा कूप निर्माण कार्य पर रोक लगाया। इसके तहत निर्माण कार्य का डिमांड भी रोक दिया गया। बावजूद लाभुक के द्वारा सरकारी निर्देशों का अवहेलना कर मनमाने तरीके से कूप का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ कूप का काम चल रहा था, मनरेगा के तहत काम करने आया था और इसी दौरान मिट्टी धंसने से दब गया है। सरकार से मेरा यही मांग है कि इसका 6 बच्ची है और 6 बच्ची का पोषण पालन से लेकर शादी ब्याह तक पूरा जिम्मेवारी उठावे। काम तो सरकार के तरफ से बंद 26 तारीख के बंद था और मजदूर पहले से काम कर रहा था। लाभुक पता नहीं किस तरह से आज काम शुरू कर दिया, इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जब घटना घट गया तो सरकार की ओर से मैं चाहूँगा कि इसको उचित मजदूरी करे मुआवजा। जामताड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक लगभग 3 महीने से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। रोजी रोजगार नहीं रहने के कारण उसकी स्थिति काफी दयनीय हो गई, जिसके बाद अब लॉकडाउन के कारण उसकी स्थिति और खराब हुई। इससे परेशान होकर उसने अपने ही घर में मौत को गले लगा लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। धनबाद में वज्रपात की चपेट में आने से एक 45 वर्ष की व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक अपने नवनिर्मित मकान की घेराबंदी कर रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे चाचा जी वहाँ पर जा रहे थे, वहाँ पर उसका कॉलोनी घर है, तो वहीं पर उसका हमको डेट हो गया। कब गए थे? वो जब बिजली गिरा था ना उसी वक्त, तो किसी को पता भी नहीं था, बता के नहीं गए थे हम लोग। कितना बजे की घटना है? वो 3:30 बजे करीब। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। यहाँ में दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।